हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ी सी पिछली क्लास वाली बातों को याद करके और उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी, नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में हमने बात करी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम बात करने वाले हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो नंबर की जो रियल नंबर है उसकी डेफिनेशन तो हमने पहले ही आपको बताई थी कि जो भी नंबर आप सोच पा रहे हो वो रियल नंबर होता है। ठीक है, वो रियल नंबर जो होता है वो असली में दो टाइप का होता है। ठीक है, एक क्या है, रैशनल, एक टाइप है रैशनल नंबर। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि सर रैशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका होता है रैशनल नंबर को पहचान का। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज या कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P upon Q is called रैशनल। ठीक है, बहुत ही आसान सी एक डेफिनेशन है कि अगर कोई भी नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाए तो वो नंबर हमेशा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो कोई हमसे पूछे, अच्छा शर्त क्या है, एंड ऑल्सो Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। Q को जीरो नहीं रखना, मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो ऐसे याद करिए कि कोई भी नंबर को, जैसे कि 5/3, ठीक है, 2/1, 0/7, ठीक है, 1/2, 100/3, इस तरीके से जितने भी मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये सारे जो भी मैं नंबर लिख रहा हूँ वो सारे नंबर, अच्छा रियल नंबर तो हैं क्या, बिल्कुल सर ये रियल नंबर है, क्योंकि जो नंबर आपने सोच लिया है वो तो रियल नंबर होगा ही। और कौन सा वाला रियल नंबर है, आप बोलोगे सर रैशनल नंबर है। अच्छा, साथ में अगर मैं पूछूं पॉजिटिव रियल नंबर है कि नेगेटिव, तो आप बोलोगे पॉजिटिव 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 रियल नंबर है, ये जीरो है जो भी एक रियल नंबर होता है, और साथ में ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अब जैसे कि आप देखोगे इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको 2 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 हो गया, इसको, इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो आप देख सकते हो इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, और इस तरीके से जो लिखे होते हैं P अपॉन Q फॉर्म में वो भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पूछे कि सर 5 जो है वो रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, तो आप जानते हैं कि भाई कोई भी एक नंबर है उसके डिवाइडेड बाय मैं 1 तो कर ही सकता हूं, तो ये लिखा जा चुका है 5/1, और ऐसे अगर लिखा गया तो ये नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। कोई बोलेगा कि सर 2.05 ये रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे कि सर क्या इसके डिवाइडेड बाय में मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे सर, एक तो पहला तो पॉइंट आएगा, सॉरी पहला तो 1 आएगा, और पॉइंट्स के आगे 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए नीचे मुझे 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे। ये मेथड शायद आपको आता होगा, ये मेथड बहुत आसान होता है कि जो पॉइंट है, मतलब उसको याद करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, ऐसे करके कोई नंबर लिखा हुआ था तो इसको शॉर्ट ट्रिक हमने बना रखी है ऐसे करके कि सर जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे की साइड में 1 आ जाएगा। अब उस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरो हम डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो ये भी P अपॉन Q फॉर्म में आ चुका है, इसीलिए ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जिस नंबर को भी आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएं वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो रैशनल नंबर होते हैं, एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, इससे आपको समझ में आएगी अच्छी बात। ये जो रैशनल नंबर होते हैं इनको पहचानने का भी 2 तरीका होता है। पहला, ठीक है, पहला क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, देखो
अगर कोई रैशनल नंबर ऐसे करके लिखा हुआ है जैसे 2/5, तो इसमें तो हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसने डिवाइडेड बाय फॉर्म में लिखा हुआ है। क्योंकि हमको तो क्या चेक करना था कि P/Q में लिखा जा सकता है क्या, तो ये तो पहले ही P/Q में लिख दिया है इसने। तो डेफिनेटली सी ये बात सिंपल सी बात है कि सर ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों? ये तो साफ ही दिख रहा है कि सर रैशनल नंबर है, क्योंकि पहले से ही P/Q में लिखा जा चुका है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 2.1 के बारे में पूछ लिया, रैशनल है कि नहीं है, ठीक है। कोई पूछा जाएगा 2.7312, 7.1753, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लिया गया। तो क्या ये सारे नंबर रैशनल नंबर हैं क्या? तो इनको पहचानने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप डिवाइडेड बाय में करके करना चाहते हो तो वो भी एक मेथड है, पर ये वाला जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है इसकी हेल्प हम यहाँ पे ले सकते हैं। टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या होता है? जब भी पॉइंट्स के बाद में आप इसको एक्सपेंड करते हो, मतलब पॉइंट्स के बाद में ऐसे 1, पॉइंट के बाद में 7312, पॉइंट के बाद में 1753 ऐसे करके लिखा हो, अगर ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, ठीक है, पॉइंट के बाद वाला कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, चाहे 4 डिजिट पे रुके, 5 डिजिट पे रुके, चाहे 100 डिजिट पे वो रुक जाए, अगर ये पॉइंट के बाद वाली चीज रुक गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग है। ये रुक गई है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि रुक जाना। तो जब भी पॉइंट के बाद में नंबर रुक जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर लिखता हूं 10.7 3125 7516321, मान लीजिए, बस ऐसे लिखा, और जैसे ही मैंने यहां पे 1 पे रोक दिया, अगर रोका तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। जैसे ही मैंने रोक दिया तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। और कौन सा रैशनल नंबर है ये? टर्मिनेटिंग वाला। इतना डीप में नहीं पूछते हैं, फिर भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। इसके बाद क्या है? अगर पॉइंट के बाद में, अगर पॉइंट्स के बाद में एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से 235, ठीक है, फिर से क्या आ गया? 235, फिर से क्या आ गया? 235, फिर से क्या आ गया? 235 एंड सो ऑन। ये रुक तो नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है, पर क्या हो रहा है? जो भी नंबर्स हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में रिपीट होते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने क्यों बोला? क्योंकि ये रुकेगा नहीं। क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया आपको कि जो रुक जाता है वो टर्मिनेटिंग, और जो नहीं रुकेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये रुकेगा तो है नहीं, बार बार 235 बार बार आता रहेगा, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो रैशनल नंबर भी होता है और इररेशनल नंबर भी होता है, ये आपको समझाएंगे। तो अगर ये यहाँ पे कोई सीक्वेंस बनती हुई आपको दिखे, पॉइंट्स के बाद में कोई एक फिक्स पैटर्न अगर बनता रहे, तो वो नंबर कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाई 3, अगर 10 डिवाइडेड बाई 3 की हम बात करें तो वो आता है 3.3333, ऐसे बढ़ता हुआ जाता है। ये कभी 3 रुकता नहीं है, ये लास्ट वाला 3 कभी नहीं रुकेगा, ये बढ़ता ही जाएगा। पर क्योंकि पॉइंट के बाद में ये 333 का पैटर्न बन रहा है, इसीलिए ये नंबर क्या होगा? ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये नंबर कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये सब बहुत ही आसान सी एक चीज मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल में बता दी। दूसरा आपका होता है इररेशनल नंबर। सेकंड वाला पार्ट आएगा इररेशनल नंबर। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाए, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाए, वो क्या होगा? इररेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल्स, जैसे जितने भी रूट वाले होते हैं, √2, √3, √5, √7, ठीक है, √8, जितने भी ये रूट वाले होते हैं वो हमेशा इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है,
जिनका रूट नहीं निकले। अगर रूट निकल गया तब तो वो इरेशनल नहीं होगा। जैसे कि √9 की हम बात करें, ठीक है, √4 की हम बात करें, √16 की बात करें, तो ये सारे इरेशनल नहीं होंगे, ये तो रैशनल ही होंगे। ठीक है। दूसरी, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट फिक्स पैटर्न। ऐसे नंबर जैसे कि 3.517 2132 175 ऐसे करके बढ़ता हुआ जा रहा है, कोई नंबर है। तो पहली बात तो ये है कि ये नंबर रुक नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये स्टॉप नहीं हो रहा है, कहीं पर भी एंड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा। और इस बार अलग बात क्या है, डिफरेंस इसमें क्या है कि सर ये जो सीक्वेंस इधर आप देख पा रहे हो, यहां कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रही है। ये पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो रैंडमली हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। और जब भी ऐसा होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, तब वो नंबर कैसा होता है, इररेशनल नंबर। तो ये नंबर जो होगा वो कैसा होगा, इररेशनल नंबर। ठीक है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल होता है पाई। अगर पाई के बारे में आप जानते हो, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप 3.14 लेते हो, वो एक इररेशनल नंबर होता है, क्योंकि 3.14 के आगे भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर क्या पाई की वैल्यू 3.14 होती है क्या, तो आप क्या बोलोगे, गलत है, ऐसा नहीं होता है। पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 3.14 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके आगे बहुत सारे और नंबर होते हैं। 3.14 ऐसा करके बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, क्योंकि पाई एक इररेशनल नंबर है। और अगर 3.14 को देखो आप ध्यान से, तो 3.14 में तो क्या है, 4 पे रुक गया। अगर 4 पे पॉइंट के बाद में रुक गया है, तब तो ये कैसा होगा, रैशनल नंबर। मतलब आप इसको 314 डिवाइडेड बाई 100 लिख पाओगे, ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। तो एक तो है रैशनल नंबर, एक है इररेशनल नंबर। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 3.14 या फिर 22/7। ये आपने देखा होगा, 22/7 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। बट एग्जैक्टली 22/7 नहीं हो सकती है, क्योंकि 22/7 तो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। और पाई कैसा होता है, इररेशनल नंबर होता है। चलिए, रैशनल और इररेशनल के बारे में मैंने थोड़ा आपको बता दिया। याद रखना, अंडर रूट वाले जो भी हैं, जिनका वैल्यू कैलकुलेट नहीं होता है अंडर रूट का, वो सारे ही इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये थोड़ा रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद नंबर में दो टर्म और आती हैं, एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। ये दो नंबर होते हैं, एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सब जानते हो आप, कोई नई बात नहीं आपके लिए। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब आपसे पूछा जाता है कि दो नंबर दिए जाएंगे, उनमें से कॉमन कितना है, कम से कम कितना कॉमन है। ठीक है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि एक नंबर मैंने दे रखा है 10, दूसरा नंबर मान लीजिए मैंने दे रखा है 15। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर, इनका जो एलसीएम आएगा, मान लीजिए एलसीएम इसका ये आ गया, ये बॉक्स इनका एलसीएम। कैसे पढ़ते हैं, कैसे इनको समझते हैं, देखना ध्यान से। तो मान लीजिए एलसीएम बॉक्स है। अब इस बॉक्स में अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, अगर इस बॉक्स में मैं 10 से डिवाइड करूं, तो आंसर इंटीजर आना चाहिए। अच्छा, इंटीजर आप समझते हो क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पे जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने एक रियल नंबर करके एक चीज पढ़ी, फिर रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में पढ़ा। एक क्या था, इररेशनल रियल नंबर, और दूसरा वाला पार्ट क्या था, रैशनल रियल नंबर। ठीक है। अब इररेशनल के अंदर दो टाइप के नंबर्स आएंगे। ठीक है। रैशनल नंबर कौन सा हो गया, जो अंडर रूट में नहीं है,
और जो लास्ट में फिर बिना पैटर्न के खत्म हो रहा है वैसे वाला नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर दो टाइप के हो गए, एक तो क्या हो गए नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, ठीक है, और एक क्या हो गए इंटीजर्स। वैसे मैं आपको उल्टा पढ़ा रहा हूं, जो इनका जो क्या बोलते हैं जो ओरिजिन है वो उल्टा हुआ था, पहले नेचुरल नंबर आया था, ठीक है, पहले नेचुरल नंबर। असली में क्या हुआ था कि जब नेचर में मतलब पुराने लोग थे जो आदि मानव जिनको बोलते हैं, तो वो सबसे पहले क्या किया कि नेचर में गिनना स्टार्ट किया, नेचुरल चीज़ों को गिनना स्टार्ट किया। कि कहीं पे पत्थर पड़े हुए थे तो उन्होंने बोला कि कितने हैं ये पत्थर, गिन के देखते हैं, तो उन्होंने 1 फिर 2 फिर ऐसे गिनना स्टार्ट किया। तो जब भी उन्होंने चीज़ों को गिना तो स्टार्टिंग वो कहाँ से करते थे, 1 फिर आगे 2 फिर 3 4 ऐसे करते वो गिनते थे। बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती थी तो उनको गिनते थे कि ये 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे करके उनको गिनते थे। तो इनका मतलब ये क्या नेचुरल चीज़ें थी, सारी की सारी नेचुरल चीज़ों को वो गिनते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वो गिनते गए तो इनको क्या बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये नेचर में था, ठीक है ना, प्रकृति में जो चीजें रखी हुई थी उनको इन्होंने गिन के बताया था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, धीरे धीरे नंबर को बारे में जब और जानकारी उन्होंने हासिल करी तो उन्होंने देखा कि इससे ये जो नेचुरल नंबर है ये कंप्लीट नहीं है, ये जो चीज है वो कंप्लीट नहीं है, इनको कंप्लीट करने के लिए इनमें जीरो भी डालना पड़ेगा। क्योंकि जीरो अगर अपने मतलब फील्ड में आ गया, जीरो एक बार अपने सामने इंट्रोड्यूस हो गया तो हम कोई भी कितनी भी बड़ी नंबर लिख सकते हैं, कितनी भी छोटी नंबर लिखी जा सकती, ठीक है। तो इसीलिए जब इसके अंदर जीरो ऐड कर दिया गया, इस नेचुरल नंबर के अंदर जब जीरो ऐड कर दिया गया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये जो नंबर्स थे वो कंप्लीट हो गए, मतलब पूर्ण हो गए। और कंप्लीट को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं होल। तो ये नंबर जो है वो कैसे कहलाए गए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं था और नेचुरल नंबर के अंदर जब जीरो ऐड कर दिया गया तो वो नंबर पूरी सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो गई, इसीलिए इसको होल नंबर बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। इसका नाम पूर्ण संख्या इसीलिए पड़ा क्योंकि ये नंबर पूर्ण हो गए, ठीक है। बहुत ही अच्छी सी ये मतलब सोचने वाली चीज़ थी, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि सर ये जो 1 2 3 4 ऐसे है, मतलब थोड़े दिनों बाद में क्या हुआ कि ऐसे गिनना, वो गिन तो लिया उन्होंने और फिर ऐसे देखने लग गए कि यहाँ पे अगर 3 पहले से पत्थर रखे हुए और 2 पत्थर हम ले गए तो कितने पत्थर बच गए, तो उन्होंने बोला एक ही पत्थर बचा हुआ अभी तो जब ऐसी कैलकुलेशन उनके दिमाग में चलने लग गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो एक प्रोसेस और आ गया है जिसको एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। मतलब चीजों को ऐड करना और माइनस करना भी उनको आने लग गया। अब ऐड करते टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि 1 को 1 से ऐड किया तो आंसर 2 आ जाता था, बट माइनस में एक प्रॉब्लम आई कि सर ये माइनस क्या चीज है। तो उनको पता चला असली में माइनस का मतलब क्या है। जैसे कि कोई अगर आपसे पूछे कि 5 में से 2 माइनस करिए तो इसका मतलब क्या होता है 5 - 2 = 3। और इसी चीज को आप अलग तरीके से देखो तो असली में क्या होगा कि सर 5 में हमने ऐड किया है -2 को। अगर आप ऐसे बोलो कि सर 5 में ऐड किया है -2 तो वो भी आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। तो यहां जो इसने माइनस देखा तब उसके दिमाग में ऐसी बात आई कि सर ये माइनस वाली भी कोई चीज होती है क्या। तब उन्होंने क्या देखा सर -1 -2 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स और आएंगे। तो जब इन नंबर्स को इसके अंदर ऐड कर दिया गया, जब इस होल नंबर में -1 -2 -3 इन सब को ऐड कर दिया गया तब बना इंटीजर्स, ठीक है। तो माइनस मतलब इस तरीके से इधर से आते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब ऐसे करके इन होल नंबर्स में माइनस वाले भी इंक्लूड कर दिए गए तो इनको मिला के क्या बोला गया इंटीजर्स। तो यही होते हैं इंटीजर्स। और इनके बीच में इंटीजर्स के बीच में नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं नॉन इंटीजर्स।
तो नॉन इंटीजर्स तो ये होते हैं और इंटीजर्स आप जानते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने कहानी आपको बताई है। तो अगर इंटीजर्स की हम बात करें, इंटीजर्स को हम i से डिनोट करते हैं या फिर z से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब भी कहीं z लिखा हो या i लिखा हो तो इसका मतलब इंटीजर्स की वो बात कर रहा है। ठीक है, इंटीजर्स भी दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और वैसे देखा जाए तो इसमें अलग अलग होते हैं। देखो क्या क्या, एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है होल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर्स। ये सारे इसी के अंदर आते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या क्या कैसे कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं? तो सर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया इंटीजर प्लस, ये मैंने सिखाया था आपको रियल नंबर के लिए। इंटीजर प्लस भी बोल सकते हो, z प्लस भी बोल सकते हो, i प्लस भी बोल सकते हो। ये नंबर रियल नंबर में हमने आपको बताया था कि किसी के ऊपर अगर प्लस लगा देते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव वालों की बात कर रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे लिख सकते हैं? i माइनस से या z माइनस से, सिंपल। होल नंबर को कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, मतलब याद नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मिला के बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स को मिला के रैशनल नंबर बनेगा, और रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिला के क्या बनेगा? रियल नंबर। क्लियर है? तो ये मैंने थोड़ी सी सीक्वेंस आपको बता दी है। तो अभी अपन आते हैं अपने पॉइंट पर, एलसीएम पर। ठीक है, तो एलसीएम के बारे में थोड़ी सी आज आपको बात बता देता हूं। तो एलसीएम के बारे में क्या होता है, देखिए एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एलसीएम इज अ नंबर सच दैट अगर अपने ओरिजिनल नंबर का इस एलसीएम में भाग लगाएं, मतलब एलसीएम डिवाइडेड बाय अगर ओरिजिनल नंबर हम पहला करें तो भी आंसर इंटीजर आना चाहिए, और एलसीएम में हम दूसरे नंबर का भाग लगाएं तो भी आंसर कैसा आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। ये होता है एलसीएम की डेफिनेशन, मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो एलसीएम है वो सबसे छोटा एक ऐसा नंबर होना चाहिए, एक सबसे छोटा नंबर ऐसा होना चाहिए, इसमें अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो भी आंसर इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, और अगर इसमें 15 से मैं डिवाइड करूं तो भी पॉजिटिव इंटीजर आंसर आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 10 और 15 में की मैं बात करूं, और एक नंबर में ऐसा सोचूं जो कि है मान लीजिए 30। अगर 30 में नंबर सोचता हूं तो 30 में अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो भी आंसर कितना आएगा? 3, और 30 में 15 से डिवाइड करूं तो भी आंसर कितना आएगा? 2। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ है। ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या? तो बोलोगे हाँ है। तो इसका मतलब 30 जो होगा इन दोनों का एलसीएम होगा, 30 जो होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल दूसरा, कोई पूछे कि 2 और 4 इनका एलसीएम बताइए, 2 और 4 का एलसीएम बताइए। ठीक है, ये सबसे बेसिक मेथड है, इसके अलावा भी मेथड होते हैं वो भी आपको हम समझाएंगे, पर ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो 2 और 4 के बारे में हमने सोचा, तो हमने देखा अगर मैं नंबर लेता हूं 4, अगर एलसीएम ऑफ 4 लेता हूं तो 4 में जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तब भी आंसर कितना आएगा? 2। और अगर 4 इज डिवाइडेड बाय 4 देन आंसर विल बी 1। तो फिर भी 1 भी क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 4 है वो अपना एलसीएम हो सकता है। ठीक है, और यही एलसीएम होगा, 4 ही एलसीएम होगा इन दोनों का। तो ये जो है वो बेसिक्स में बता रहा हूं। आपने जो मेथड पढ़ा है वो क्या है? इसको पढ़ने का एक मेथड बोला है आपने, सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ा है। ठीक है,
ये जो चीज़ें बेसिक इसको बोलते हैं। अब ये अगर आप याद रखते हो तो कभी गलती नहीं होगी। अब अच्छा वो मेथड क्या होता है जो आपने पढ़ रखा है और वो वैसा क्यों आया है, ये भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर कुछ हार्ड क्वेश्चंस आ जाएं एलसीएम के तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। शायद आपने पहले ही एलसीएम के बारे में आप जानते होंगे, पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, तो और डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आपको ध्यान से सुनना है और मतलब बोर नहीं होना है, बोर होकर नहीं पढ़ना है, मज़े के साथ पढ़ना। आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं और आपका 9th और 10th का बेस बहुत मजबूत होने वाला है। तो इनको आप डीप तरीके से पढ़िए और ध्यान से सुनिए, कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है? थैंक यू।